बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये एक वीडियो है, मेरे पास ऐसी यहाँ पे 2-3 वीडियोस मौजूद हैं जिनमें साफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, बड़ी गन्स भी चल रही हैं, छोटी गन्स भी चल रही हैं, और कैसा ब्लैकआउट था, कैसा खौफनाक दिन था वो, और कैसी रात थी वो जब गोलियाँ चलाई गई और बाद में एक क्लीनिंग ऑपरेशन किया गया जिसके बाद खून के धब्बे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक खौफ व हरास था जो इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में बड़े लंबे अरसे तक रहा। ये कत्लेआम करने वालों ने कर तो दिया, लेकिन इसमें जो मासूम और निहत्ते लोग मारे गए, वो कत्ल और वो खून के धब्बे उनके दामन पे हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे, इनको नींदें नहीं आएंगी, इनकी नस्लें रुल जाएंगी। जिन्होंने नाहक खून बहाया है वो इसकी कीमत अदा करेंगे, इस दुनिया में भी, अगली दुनिया में भी, क्योंकि किसी को नाहक कत्ल कर देना ये इतना बड़ा जुर्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कि इसकी सज़ा से आदमी बच नहीं सकता। अब जिन्होंने ये किया उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो रात गए हयाताबाद में, पेशावर में, जो अब तक मेरे पास इत्तलात आई हैं मुबैना तौर पे खुर्रम ज़ीशान जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, इन्होंने DGI-SPR को बड़ा सख्त रद्द अमल दिया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में। और उसके बाद जब फैसल वाडा ने कीचड़ उछाला तो फैसल वाडा ने कहा कि ये दहशतगर्द है, इसको दहशतगर्दों की तरह डील किया जाएगा। फैसल वाडा ने इन्हें धमकी दी थी और बराह रास्त टीवी चैनल पे बैठकर धमकी दी थी कि इसको अब दहशतगर्दों की तरह डील किया जाएगा और ये दहशतगर्द है। धमकी किसी और ने नहीं दी। और उसके जवाब में खुर्रम ज़ीशान ने फैसल वाडा से कहा कि बेटा मुझे मिलना, और इन्होंने भी उन्हें सख्त अल्फाज में जवाब दिया। अब फैसल वाडा साहब की धमकी के बाद हुआ ये है कि पेशावर में खुर्रम ज़ीशान साहब का घर है हयाताबाद, वहाँ पे फायरिंग हुई है। रात गए 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, को 25-30 लोग आए, 5 के करीब डबल केबन थे। ऐसा दहशतगर्द तो नहीं करते इस तरह से, उनका तो तरीक़ाकार और होता है, वो इतने 20-25-30 लोग वो नहीं भेजते। तो जो इतला उनके घर से या उनके आसपास से मिली है, जो उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड बता रहे हैं, एक उनका सिक्योरिटी गार्ड जख्मी भी हो गया। वो बता रहे हैं जी जो लोग आए उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी घर के ऊपर, उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, गार्ड्स ने अंदर नहीं आने दिया, और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई और इतनी अंधाधुंध फायरिंग की गई कि वो कहते हैं जी घर के अंदर भी गोलियां लगी हैं। ये खुर्रम ज़ीशान साहब का घर है, वो सेनेटर हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सेनेटर हैं वो टोटल 100 के करीब होते हैं, 100 सेनेटर होते हैं, और ये पाकिस्तान के चुने हुए लोग होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बेहतरीन लोगों को सेनेटर बनाती है। अब देखना ये है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या करती है, इसके ऊपर कितनी आवाज़ उठाती है और कितना शोर मचाती है। वैसे तो पार्लियामेंट हाउस के ऊपर भी अटैक हुआ, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए नकाब पोश, वहां से MNAs को उठाकर ले गए, पार्लियामेंट लॉजेस में घुस गए, वहां से उठाकर ले गए। एक सेनेटर एजाज चौधरी वो लगभग 2 साल तक जेल के अंदर रहे, उनका भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन उन्हें सेनेट में बुलवाया नहीं जा सका कि वो आगे कोई तकरीर कर देंगे, कोई बात कर देंगे। बहरहाल खुर्रम ज़ीशान के घर के ऊपर ये फायरिंग की गई है। पुलिस जाए वकूआ पे पहुंच गई है, वो सूरत हाल का जायज़ा ले रही है। ये एक दहशतगर्दी का वाक़या है और उसके ऊपर दहशतगर्दी का ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और CCTV फुटेजेस मौजूद हैं पेशावर में, ये हयाताबाद के इलाके में रहते हैं, तो पता तो चल जाना चाहिए कि कौन लोग थे और कहाँ से आए थे। अब खुर्रम ज़ीशान इसके बारे में बता सकते हैं वजाहत के साथ कि वाक़या क्या हुआ, और जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है मुबैना तौर पर, यह सारा मुझे डिफरेंट एरिया से पता चला है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपके साथ शेयर की है, तफसीलात बाद में आएंगी, वाक़े की हकीकत क्या है वो पता चल जाएगा। आज मुलाकात का दिन है, आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात होगी और वकला की मुलाकात होगी, क्योंकि मंगल वाले दिन ये मुलाकातें तय होती हैं। लेकिन फैसल वाडा ने रात को ये स्टेटमेंट दिया और फैसल वाडा ने कहा बस अब बहुत हुआ और अब कुछ किया तो कोई गुंजाइश की जगह नहीं, कल भी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, बल्कि पहले नाके पर ही रोक लिया जाएगा। अब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टॉलरेंस की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। देखिए फैसल वाडा जो है वो कोई जेल का एहलकार तो नहीं है, फैसल वाडा जो है वो जेलर का यार दोस्त भी नहीं है, या जेलर के साथ भी इसके ताल्लुकात नहीं है। पंजाब हुकूमत पर ये वैसे ही तनकीद करता रहता है, और फेडरल गवर्नमेंट के भी ये इतना कोई हक में नहीं है। PMLN को ये वैसे ही पसंद नहीं आता और ना वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ये बंदा किसका है? बंदा तो ये एस्टेब्लिशमेंट का है, ये अपने मुंह से कहता है और बार बार कहता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसल वाडा के जरिए से यानी ये पैगाम आपको पहुंचा दिया और सुना दिया कि मुलाकात नहीं करनी दी जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने चलो चलो अडियाला चलो का बैनर शेयर किया हुआ है, और वो जोर लगा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अडियाला के बाहर पहुंचे इमरान खान साहब की बहनों से, और जो वकला मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए। अब इस जुमेरात को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 10वीं मरतबा आने वाला, 10वीं मरतबा आएगा।
तो क्या एक वजीर आला 10 मरतबा चल के आया एक सूबे से, एक जेल के बाहर, और उसने मुलाकात अपने लीडर से करनी है, और ये निज़ाम इतना पागलपन का शिकार है कि ये एक वजीर आला को एक लीडर से मिलवाने से डरता है। हालांकि अब तो मिलवा देना चाहिए, अब तो काम भी निकल गया जिस काम का एक खदशा। देखे ना, इमरान खान साहब ने कोई ज़हनी मरीज का लफ्ज़ पहली दफ़ा तो इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ फैक्ट। इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के बारे में ज़हनी मरीज का लफ्ज़ पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो अभी 2 दिसंबर को मुलाकात हुई, ये पहली मरतबा नहीं था। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद महीनों से, और बार बार आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज इमरान खान साहब कहते चले आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वो बार बार कहते हैं ये बात। नवंबर के ट्वीट के अंदर भी ये था, उससे पहले भी ये था, अक्टूबर में भी कहीं ये स्टेटमेंट आया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले गुस्सा क्यों नहीं आया और अब गुस्सा क्यों आया? तो गुस्सा बड़ा सियाना है। गुस्सा इंतजार कर रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाए, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि ताहयात इस्तिस्ना मिल जाए, आईनी तरमीम हो जाए, ताहयात मुराद मिल जाए, नौकरी पक्की हो जाए, हर चीज़ महफूज हो जाए, सारा काम कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद गुस्सा आएगा। तो गुस्सा इंतजार कर रहा था अपने काम मुकम्मल होने के। ये बड़ी अजीब बात है ना, गुस्सा बड़ा सियाना है। जो नॉर्मल आदमी है ना, उससे गुस्सा गुस्से वाली बात पे आता है। अगर तो इमरान खान साहब के ज़हनी मरीज कहने के ऊपर किसी को दिक्कत थी तो वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन इंतजार किया गया कि नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद इमरान खान साहब को वापस ज़हनी मरीज भी कहा जाएगा, उनके वज़ीर आला को कुत्ता भी कहा जाएगा, और बहुत सारे और स्टेटमेंट जो है वो इसके साथ जोड़ दिए गए। अब मुलाकात का दिन है। इमरान खान साहब की मुलाकात के बारे में ये शुनीद है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की टीवी चैनल पर बैठ के। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता मैं। गद्दारी के आर्टिकल 6, इमरान खान पे आर्टिकल 6 कैसे लग सकता है? एक चीज़ थी जिसके बारे में बार बार कहते थे कि कासिम सूरी को हम पकड़ेंगे, कासिम सूरी को पकड़ के उसको जबरी तौर पे लापता करना था। ये जो पहले प्लान था वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्लान ये था कि कासिम सूरी को किसी तरह भी ज़बरदस्ती पकड़ना था और पकड़ के जबरी तौर पर उसको लापता करना था, और कासिम सूरी के ज़रिए से इन्होंने कोशिश करनी थी गद्दारी का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर भी बनाया जाए, क्योंकि वो जो एक रूलिंग दी हुई थी डिप्टी स्पीकर के तौर पे उन्होंने, तो वो वाला मामला तो हो नहीं सका। कासिम सूरी साहब जो है वो काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में रुके, फिर जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है और अब उनका पाकिस्तान में रहना इमरान खान के लिए और उनके लिए भी खतरे में है, तो वो पाकिस्तान से चले गए। तो कासिम सूरी तो इनके हाथ लगे नहीं, इस बात की इन्हें बड़ी तकलीफ है। और काजी फायद ईसा जो है वो चिल्लाते रहे बार बार अदालत के अंदर खड़े होकर, कासिम सूरी को लेकर आओ, कासिम सूरी को लेकर आओ। तो काजी फायद ईसा ने इन सबको बताया हुआ था कि कासिम सूरी को ले आओ, मामला मैं हल कर दूंगा। लेकिन कासिम सूरी इनके काबू नहीं आए, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और ना सिर्फ कासिम सूरी खुद काबू नहीं आए, बल्कि बाद में कासिम सूरी साहब ने मुझे भी निकलवा दिया पाकिस्तान से मदद करके। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनकी सारी ज़िंदगी उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो क्योंकि मुझे आइडिया है कि मेरे साथ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा था। तो इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा अब ये किस लिए बनाएंगे, किस तरह बनाए, कौन सी गद्दारी की है इमरान खान ने? वो आइन की बात करता है तो गद्दारी है, वो मैंडेट की बात करता है गद्दारी है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है गद्दारी है, आज़ाद अदलिया आज़ाद मीडिया की बात करता है तो गद्दारी है। ये तो गद्दारी नहीं है। इमरान खान साहब ने अगर गद्दारी का मुकदमा बनाना था तो 2.5-3 साल पहले बनाना था। ये अब 3 साल के बाद आपको याद आ गया, जब वो जेल के अंदर पड़ा है 3 साल से, उसने कुछ किया ही नहीं, जेल के अंदर मौजूद है जी, अब हम बनाएंगे गद्दारी का मुकदमा। नहीं, आप नहीं बना पाएंगे। आपने बड़ी कोशिश की बड़े लोगों को गद्दार करार देने की, लेकिन जो भी पाकिस्तान में आइन से गद्दारी करने वाले हैं वो 4 बुनियादी तौर पे तो डिक्टेटर हैं, सीधे सीधे। आइन से गद्दारी करने वाले 4 बुनियादी तौर पे डिक्टेटर हैं सीधे सीधे, जिनमें एक जनरल अयूब, जनरल याया, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ। इनमें से किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाए ना पहले, फिर बाकी किसी के ऊपर भी बना लें। नाज़रीन, स्पीकर ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है मुबैना तौर पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पर बात भी कर रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक जो अपोजिशन का एक स्पीकर को अगर मुज़ाकरात करने ही है तो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन तो जारी कर देना भाई। जब नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल साहब का जारी करना था तो फटाफट हो गया था, शहबाज शरीफ साहब को बरतानिया से भी बुलवा लिया गया था। लेकिन एक नोटिफिकेशन है इतने लंबे अरसे से अटका हुआ है अपोजिशन लीडर का, महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया हुआ है, वो अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। और ये वही महमूद खान अचकज़ई हैं जिन्हें पिछली मरतबा पीडीएम की जमातों ने अपने साथ रखा हुआ था जमहूरियत का लारा लगा के, और उसके बाद ये फौजी ट्रक में सवार होकर सारे के सारे असम्बली में पहुंच गए फॉर्म 47 लेकर, और महमूद खान अचकज़ई के सामने पूरा पोल भी खुल गया। तो अब जो अचकज़ई साहब हैं इनको नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक पार्लिमानी
एक मीटिंग भी की है जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी होती है। वहां चंद चीज़ों के ऊपर उन्होंने गौर किया। एक तो राणा सनाउल्लाह ने एक ऑफर की थी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते हैं, इमरान खान साहब की जेल सहूलतों का जायजा ले लेते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बनाओ, इधर से फंसते हैं इधर से फंसाओ। उन्होंने कहा राणा सनाउल्लाह को इसके अंदर शामिल करें और बाकी लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर्स के, कौमी असम्बली के अरकान के और वकला के नाम दें, ताकि इमरान खान साहब तक के लिए रसाई और रास्ता तो खुले ना। राणा सनाउल्लाह साहब खुद भी जाना चाहते हैं तो जाके देख लें, उन्हें आइडिया हो जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतफिका तौर पर इस बात को तस्लीम कर लिया कि जनाब इसको हम कर लेते हैं। इसके अलावा नादरीन एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आइन का एक और आर्टिकल है 234। वैसे ये जो इमरजेंसी के हवाले से आर्टिकल्स हैं ये 232 से लेकर 237 तक है। यानी पाकिस्तान में जब इमरजेंसी लगाई जाती है किसी सूबे में तो इमरजेंसी के लिए ये सदर का इख्तियार होता है। उसके बाद ये जो पार्लियामेंट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है असम्बली का। तो इसका तरीक़ाकार ऐसा है कि आप लंबी मुद्दत के लिए इमरजेंसी लगा नहीं सकते। आइन के अंदर आप लंबी मुद्दत के लिए इमरजेंसी नहीं लगा सकते, और अगर आपने लंबी मुद्दत के लिए इमरजेंसी लगानी है तो आपको जाना पड़ेगा उसी असम्बली के पास। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो असम्बली है वहाँ अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो वहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता। गवर्नर राज लगाएंगे भी तो ये काबू नहीं कर सकेंगे मामला। तो अब मुबैना तौर पे ये पता चला है कि 28वीं आइनी तरमीम के अंदर जिन मजीद चीज़ों को तब्दील किया जाएगा उनमें एक चीज़ ये आर्टिकल 232 से 237 तक इसके बीच में छेड़छाड़ करेंगे और कुछ इख्तियारात जो हैं वो दे देंगे आईनी अदालत को कि अब ये आपके पास इख्तियारात हैं, छोड़ें पार्लियामेंट को, छोड़ें असम्बली को। उनके इख्तियारात ऐसा लगता है कि अब ये ख़त्म करने जा रहे हैं और इस बुनियाद के ऊपर अब ये कोई इमरजेंसी का रास्ता निकाल रहे हैं कि लंबी इमरजेंसी लग जाए। भाई लंबी इमरजेंसी लगाएं, छोटी इमरजेंसी लगाएं, फॉर्म 47 की हुकूमत बनाएं या गवर्नर राज लगाएं या पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाएं या पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा लें, मुल्क नहीं चलना। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि इनके अंदर काबिलियत और सलाहियत ही नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त लूट मार मची हुई है। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई और मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह रहा हूं, बहुत सारे सीनियर लोग हैं और आज की तारीख आप नोट कर लें। ये बात मैं आपको कर रहा हूं 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को मैं आपको ये बात बता रहा हूं। मेरी काफ़ी लोगों से कल के दिन में बात हुई, वो सारे सर पकड़ के बैठे हुए कि जनाब लोग पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, इन्होंने एक जंगले में कन्वर्ट कर दिया इस मुल्क को। इंडस्ट्री लगातार बंद हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से भाग रही हैं, लोग अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं, अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं। 70% 60% पैसे पे भी नहीं बिक रही। जो 1 करोड़ का प्लॉट था वो आज 60 लाख का हुआ है। इसके बावजूद बायर मौजूद नहीं है मार्केट में, बेचने के लिए ज़्यादा चीज़ें मार्केट में पड़ी हुई हैं, खरीदार नहीं है, लोग पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है। लोग पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और अब लोग खाली वैसे पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे कि नौकरी करने चले जाएंगे। लोग अपनी चीज़ें, घर चीज़ें बेच के लोग अब पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं कि निकलो बाहर जाके किस्मत आजमाते हैं, पाकिस्तान के अंदर अब कोई हाल नहीं है। और ये सारा कुछ किया किसने? हुकूमत ने किया। ये 4 साल जो सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क के अंदर इन्होंने रखा, जुल्म और ज़बरदस्ती के साथ लोगों की आवाज़ को दबाया, ये उसका नतीजा निकल रहा है। मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ ना, ये जरा आप गौर से देखें। सिर्फ चंद लोगों ने गंदम के जो पाकिस्तान के अंदर ज़खायर है ना, उनके ऊपर इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? इमरान खान के दौर में एक पॉलिसी बनी थी, इन्होंने कोई 900 के करीब कुछ स्टोर बनाने थे बहुत बड़े बड़े पंजाब के हर इलाके में जहां गंदम होती है, और बैंकों ने उसके लिए पैसा देना था। सूद सिर्फ गवर्नमेंट ने देना था, बाकी सारा बैंकों ने खुद ही करना था। और ये किसानों से फिर उन्होंने गंदम खरीद के वहां स्टोर करनी थी और किसान को गंदम जैसे जैसे बिकती वैसे वैसे मुनाफा मिलता और बैंक जो है वो अपना थोड़ा सा एक सूद ले लेता उसमें से। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें बैंक छोटा सा मुनाफा लेके किसान को एक बड़ा मुनाफा मिल जाता। यानी गंदम की जो प्राइस है उसमें 15% से 20% का इजाफा हो जाता है हर साल। जब वो गंदम की कटाई होती है उस वक्त जब किसान बेचता है तब से लेकर अगली फसल आने तक 15 से 20% का इजाफा हो जाता है। ये किसान को मुनाफा और मिल जाता, किसान भी राजी हो जाता। इन्होंने क्या किया, मौजूदा हुकूमत ने, कोई 3-4 बंदे हैं टोटल जिन्होंने बैंकों से बेशुमार पैसा इस्तेमाल करके, अपनी जेब से भी नहीं किया, बैंकों से बेशुमार पैसा इस्तेमाल करके 2200 रुपए मन के हिसाब से किसानों से गंदम उठाई हुई। और ये 400 अरब रुपए का मुझे किसी ने बताया। एक जमशेद इकबाल चीमा साहब का जो आइडिया था इमरान खान साहब के दौर में टोटली डिफरेंट था। ये है जो मुझे मेरे सोर्स ने बताया, वो ये बताया कि 400 अरब तकरीबन जो है उसकी गंदम इन्होंने काबू की हुई है और गंदम की सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं जिससे उसकी कीमत बढ़ रही है। 2200 रुपए मन इन्होंने जो गंदम खरीदी थी वो अब 4000 रुपए मन के करीब है। अच्छा, पाकिस्तान के बाहर जो गंदम मिल रही है बैनुल-अक़वामी मार्केट में वो लगभग 3000 के कम है, 3000 से भी नीचे है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में गंदम की प्राइस वो 3000 से भी कम है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बाहर 3000 से कम है
आपने किसान से 2200 रुपए में खरीदी हुई है, पाकिस्तान में आज आप 4000 में बेच रहे हैं, दुगना पैसा आप कमा रहे हैं और बाहर से इंपोर्ट भी नहीं होने दे रहे। क्योंकि ये जो 4 लोग हैं, इन 4 लोगों ने हुकूमत को कंट्रोल किया हुआ है कि इससे हमने बेशुमार पैसा कमाना है। तो सैकड़ों अरब की दिहाड़ी लग रही है। पैसा भी जेब से नहीं लगाया, पैसा भी बैंकों का लिया, किसान से सस्ती गंदम खरीदी और गंदम स्टोर कर ली, उसके बाद डबल कीमत में वो गंदम बेची, पैसे को दुगना किया, बैंक के पैसे वापस किए, छोटा सा सूद दिया, बाकी सारा पैसा जेब में। ये सैकड़ों अरब की दिहाड़ी लगी है पाकिस्तान में और इस वक्त ये लग रही है। और बाहर से इंपोर्ट इन्होंने खुद रुकवाई हुई है कि जनाब हमने नहीं करने देनी, सप्लाई को हम कंट्रोल करेंगे। ये है नादरीन इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल। तो इमरजेंसी के लिए मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल 234 के ऊपर इनकी नजर है, ये उसको भी तब्दील करेंगे आने वाले दिनों में। कुछ लोग नादरीन एक और खबर पे बड़ा रोला डाल रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज पे एतबार कर रहे हैं। वो ये कहते हैं जी कि मोहसिन नकवी आया बरतानिया में, ये वजारत खारजा में जाकर मिला, वो गाड़ी की जितनी तलाशी हुई है मैं तो हैरान ही हो गया कि बाकी को वजीर बैठा हुआ है गाड़ी में, वो लेट के नीचे से तलाशियां ले रहे थे। ऐसे तो आज तक कभी किसी की तलाशी मैंने बरतानिया में नहीं देखी। बहरहाल तलाशियां हुई है, चले गए, वजारत खारजा से मिले। अब कहते हैं कि जी यहाँ से कोई बंदे इन्होंने लेकर जाने हैं, एक कोई रिटायर मेजर साहब हैं और एक शहजाद अकबर साहब है, इन दोनों का नाम लिया हुआ है कि जनाब इनको तो लेकर जाना है और बाकी भी कोई बंदे हैं जिनको लेकर जाना है। तो सवाल ये वजारत खारजा का तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, ये तो उनके होम ऑफिस का मामला है। आपको उनकी वजारत दाखिला से बात करनी पड़ेगी और आपकी वजारत खारजा उनके साथ बात करेगी। लेकिन चले ठीक है, आप अगर ये डीलिंग कर भी रहे हैं तो ये लोग बरतानिया के कानून को नहीं समझते। या जो बरतानिया का कानून है ना, यहां से इतना सौखा नहीं है। आप शहजाद अकबर को आप सोच भी नहीं सकते यहां से आप कैसे ले जाएंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उल्टे भी लटक जाए ना तो ये नहीं ले जा सकते। शहजाद अकबर साहब जब तक ना जाना चाहें बरतानिया से तब तक नहीं हो सकता। यानी इन्हें सबसे पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि इन लोगों पे पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई सियासी मुकदमा नहीं हो रहा, ये इन्हें साबित करना पड़ेगा। कैसे साबित करेंगे? सारे मुकदमे सियासी नौयत के किए हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर सियासी नौयत के मुकदमात की भरमार है। वो इमरान खान पे दहशतगर्दी के मुकदमे कर दिए आपने, वो दहशतगर्द है, 70 साल जिंदगी में उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ 71 साल तक, और अचानक अगले 2 साल के अंदर उसके ऊपर 200-300 मुकदमे हो गए। मजाक तो नहीं है ना, दुनिया जानती है, दुनिया को पता है आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो कुछ आपने पाकिस्तान के अंदर किया हुआ है दुनिया पे एतबार नहीं करती। वो चौधरी परवेज अली साहब के साहबजादे मुनिसलाई, मैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी जब मैं गया था स्पेन में, एक दोस्त के यहाँ मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया उनका नाम डाल दिया था रेड वारंट के अंदर, इंटरपोल से कह के। वो इंटरपोल से उन्होंने नाम निकाल दिया, इंटरपोल वालों ने, उन्होंने कहा ये सियासी मुकदमे हम नहीं कर सकते। हालांकि इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन है, लेकिन उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने कहा नहीं ये सियासी नौयत के हैं, फैमिली को सारों को पकड़ा हुआ ज्यादती की हुई है, नहीं हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के नाम लिखकर हुकूमत देती है कि जनाब इनको ब्लॉक करें, इनको रोके, एयरपोर्टों पे हमारे हवाले करें, वो मानते ही नहीं। इंटरपोल वाले इनकी बात ही नहीं मानते। वो 1 मिनट के अंदर नाम को गूगल करते हैं, पता चल जाता है ये बंदा कौन है। किसी सियासी शख्सियत पे, किसी एक भी जर्नलिस्ट पे वो नाम डालने के लिए तैयार ही नहीं है। इन्होंने तो हर जगह लिख कर दिया हुआ है, हर एक का लिख कर दिया हुआ है। तो ये ऐसे उठाकर यहां से बंदे ले जाएंगे, मुझे नहीं लगता। शहजाद अकबर के तो भाई को भी अगवा किया पाकिस्तान में, मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसके भाई को शहजाद अकबर के पाकिस्तान में अगवा किया, यहाँ बरतानिया में उसके ऊपर अटैक किया। ये यहां से खाला जी का बाड़ा उठा के ले जाएगा मोहसिन नकवी, और ये कभी भी नहीं लेकर जाएंगे। मोहसिन नकवी को पता है जब पाकिस्तान आजाद होगा, जब पाकिस्तानी कंट्रोल वापस लेंगे तो मोहसिन नकवी और बाकी लोगों को छुपने के लिए इन्हीं मुल्कों में आना पड़ेगा। और अगर उन्होंने ये रास्ता खोल दिया तो कल को उनको भी घसीट के ले जाएंगे। तो ये कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये सहाफियों को बेचने के लिए सौदा है, इधर की उधर कर देते हैं, उधर की उधर कर देते हैं। असल काम कोई और है, सहाफियों का काम है पता करें ये एक्चुअली किस काम के लिए आए हैं और बीच की बात क्या है, तो वो पता चल जाएगा उन्हें जल्दी। अब नाज़रीन, जबरान इलियास साहब लगातार सवालात पूछ रहे हैं अल्लाह की फौज के 7 लाख सिपाहियों से। पहले उन्होंने शौकत खानम कैंसर अस्पताल के फंड रोके जाने पे पहला सवाल किया था, दूसरा उन्होंने इमरान खान साहब के साथ जो टॉर्चर किया जा रहा है उस हवाले से सवाल किया था। अब तीसरा सवाल उन्होंने उठाया आज मुलाकात के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि अल्लाह की फौज के सिपाहियों से मेरा तीसरा सवाल, कल अडियाला जेल में इमरान खान, यानी आज के दिन में इमरान खान से मुलाकात के अदालती अहकामात मौजूद हैं। जेल के कवानीन के मुताबिक मुलाकातें कैदी का हक हैं, मगर आपके इदारे के बड़ों ने अपने टाउट्स के जरिए यह पैगाम पहुंचाया कि मुलाकात नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या यह खुली गुंडागर्दी नहीं है? इस पर कभी सवाल किया है आप सब ने अपने बड़ों से? आपके बड़े शायद ये चाहते हैं कि कोई कानून तोड़े और फिर तशद्दुद या गोली चलाने का जवाब पैदा हो। कल जो शहरी इमरान खान की बहनों को सपोर्ट करने आएंगे वो अदालत के हुक्म और अपने लीडर का बुनियादी हक लेने के लिए क्या करें? पाकिस्तान सिर्फ पीटीआई वालों का नहीं, आपका भी है। शायद आप ये सोचते हो हम तो सेफ हैं, होने दो जो होता है, मगर ये याद रखेंगे जब अल्लाह ने आपको आवाज़ दी है तो इसका हिसाब भी होगा।
ادب سے سوال ضرور پوچھیں، یہ آپ کا حق ہے۔ چلو اڈیالہ چلو، یہ جبران الیاس صاحب نے معاملہ اٹھایا اور معاملہ سیریس ہے، کیونکہ آج کے دن میں جو ہے وہ دھمکیاں کافی دی گئی ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اب پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایئرپورٹس کے اوپر جو مظالم ہیں وہ جاری ہیں لگاتار، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک ملازم جو سافٹ ویئر انجینئر تھا وہ آیا اور اس کو انہوں نے روک لیا اور پاسپورٹ کے اوپر آف لوڈ کی اسٹیمپ بھی لگا دی۔ بعد میں ایک بندے نے اس سے 80,000 روپیہ لے کے اسی فلائٹ میں اس کو چڑھا بھی دیا، بھیج دیا۔ ایک طرف آف لوڈ کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، پھر وہ چلا بھی گیا پاکستان سے۔ وہ واپس آیا پاکستان میں، اس نے آگے کیس کر دیا ہائی کورٹ میں۔ اب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ بلاتی ہے محسن نقوی کے بندوں کو، کیا کہتی ہے، کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ملک کو ایک پنجرے کے اندر کنورٹ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے دبئی سے اور عمان سے میں نے آپ کو 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے یہ خبر دی تھی، مجھے اس وقت یہ بات پتہ چلی تھی۔ یہ تو اب کچھ لوگ بتا رہے ہیں نا، 2.5 مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے عرب ممالک سے یہ رابطہ کر کے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب ہمارے بندوں کا فلو اپنے ملکوں کے اندر روکیں۔